तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ को स्टडी करने से पहले, पढ़ने से पहले तुम्हें तीन चीज़ें जानना बहुत जरूरी है। करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। इन तीनों के बारे में हमने पिछले डिस्कस कर लिया है पिछली वीडियोस में, ठीक है। अब ओम्स लॉ देखते हैं कि ओम्स लॉ क्या है। ये हमें एक फॉर्मूला भी देगा, फॉर्मूला जो आगे न्यूमेरिकल्स में आगे काम आएगा, ठीक है। तो देखो ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ का मतलब है इन एनी सर्किट potential difference is directly proportional to the current, where temperature and pressure remain constant throughout the circuit. देखो डेफिनेशन मैंने तुम्हारे हिसाब से शायद बड़ी कर दी है, पर मतलब एक्चुअल डेफिनेशन भी यही है। थ्रू आउट की जगह तुम इन लिख सकते हो, इन सर्किट, ठीक है। तो मतलब ये होता क्या है बेसिकली, जैसे कि मान लो एक सर्किट है, कोई भी एक सर्किट है जिसमें पोटेंशियल कैसा भी सर्किट होता है ना, जो उस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, बेसिकली वोल्टेज जो हम वोल्ट कहते हैं ना, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। और कब होता है, जब टेम्परेचर और प्रेशर पूरे सर्किट, थ्रू आउट द सर्किट मतलब पूरे के पूरे सर्किट में कांस्टेंट होता है। जैसे एक नॉर्मल सा सर्किट होता है हमारा जिसमें यहाँ पे बैटरी सेल बल्ब वगैरह लगा रखे हैं, तो उसका जो अगर मान लो टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्ट है, वो बराबर होगा किसके, आई के, करंट के, ठीक है। तो इसको जरा देखते हैं, हम डिराइव करेंगे इसको भी। तो देखो इसके हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं, करंट को हम I से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब देखो ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा देते हैं हम यहाँ से। इसको हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे, R लगाएंगे। R बेसिकली रेजिस्टेंस, जो भी हमने लास्ट पढ़ा था, ठीक है। R जो है यहाँ पे इस जगह पे वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। R मतलब इस इक्वल टू को, प्रोपोर्शनलिटी को साइन हटाने के लिए इसको लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये ना हमें काफी सारे फॉर्मूले बना के देता है, ये V इक्वल टू आई आर। मतलब मान लो तुम्हारे पास किसी सर्किट में करंट दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, हम वोल्टेज निकाल सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और किसी सर्किट में मान लो करंट दे रखा है और वोल्ट दे रखा है, तो हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। एक आध एग्जांपल देख लेते हैं। देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक सर्किट है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एक रफ एग्जांपल है, ठीक है। जैसे मान लो 10 एम्पियर का करंट है, एम्पियर करंट के लिए होता है, ठीक है। ये हमारे पास आई दे रखा है, एक सर्किट है नॉर्मल, उसका एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। और हमें आई दे रखा है और रेजिस्टेंस भी दे रखा है। रेजिस्टेंस है हमारे पास 2 ओम्स का। रेजिस्टेंस के लिए ओम लगाते हैं, करंट के लिए एम्पियर लगाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या पूछा है, नॉर्मल क्वेश्चन, फाइंड वोल्टेज। वोल्टेज हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, हमने क्या पढ़ा है, V इक्वल टू आई आर। इन दोनों की वैल्यू रखो, I कितना है 10, R कितना है 2, कितना हो गया 20। और वोल्टेज का सिंबल किससे लगाते हैं हम लोग, V से डिनोट करते हैं। हो गया, ठीक है। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, बहुत सिंपल वाले हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी आ सकते हैं। जो हीट अभी आगे हम पढ़ेंगे कि सर्किट में हीट कैसे डेवलप होती है वगैरह वगैरह, वो सब भी देखेंगे, ठीक है। तो जैसे नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें से मान लो अगर ये वाला दे रखा है और ये वाला दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, आर को उधर भेज देंगे, करंट तब भी आ जाएगा। मतलब ये छोटा सा ही है, 3 ही है, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसके न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया ये वाला मेन हमारा फॉर्मूला, ठीक है। इसको तुम चाहे इस तरीके से यूज़ करो, V इक्वल टू आई आर है ना, तो I को इधर ही रखो, V के पास R को डिवाइड में भेज दो, तो I का फॉर्मूला V बाय R बन जाएगा, तब भी करंट निकाल सकते हैं। और ऐसे ही इनको घुमा फिरा के तुम कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो ये हमें बता रखा है, इसकी किस टाइप का है, देखो जैसे मान लो एक सर्किट का एक ग्राफ है, ठीक है, सर्किट का ग्राफ है। उसमें क्या है कि यहाँ पे ना करंट है, ठीक है, इस जगह पे हमारा करंट है, करंट ये I, ठीक है। ये है मान लेते हैं ये 4 एम्पियर है, ये 8 एम्पियर है और ये 12 एम्पियर है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। ये एक नॉर्मल सा तुम्हें बता रहा हूँ मैं कि किस तरीके से जो ये है आपस में कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट क्या बोले कि रेजिस्टेंस हमेशा बराबर रहेगा। देखते हैं कैसे रहेगा।
तो रेजिस्टेंस बोला ना हमने कांस्टेंट रहेगा, तो देखते हैं कैसे रहेगा। ये 4, 8 और 12, और यहाँ पे मान लो मैंने 3 लगा दिए वोल्ट के, ठीक है। ये कितना हो गया, लेट्स से 2, क्या वोल्ट करना है ना, हाँ 2 वोल्ट, 6 कर दें, 4 वोल्ट कर देते हैं और 6 वोल्ट कर देते हैं, ठीक है। ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बन गया हमारा। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना होगा, एग्जांपल के लिए देख रहे हैं, क्योंकि अगर वो बिल्कुल उसमें प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये सेम तरीके से आगे, जैसे 4 का टेबल है ये 2 का टेबल जाएगा आगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा हमारा रेजिस्टेंस, देखो रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस निकालना हो मान लो हमें इसमें से, तो V को, इस I को नीचे भेज देंगे यहाँ पे, जैसे मान लो रेजिस्टेंस निकालना है V इक्वल टू आई आर से रेजिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, R को इधर छोड़ दो, V के नीचे I आ जाएगा, ये बन जाएगा ना रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अब देखते हैं कितना आएगा हर बार रेजिस्टेंस, यानी कि हमें वोल्ट को ऊपर रखना है, करंट को नीचे रखना है, तो वोल्ट को रखो ऊपर, करंट को रखो नीचे, तो 2/4 यानी कि क्या आ गया हमारे पास 1/2 ओम आ गया। यहाँ पे कितना है 1/2 ओम। अच्छा इस पे देखो, इस वाले पॉइंट पे जब 4 के नीचे 8 रहेगा तो भी 1/2 ओम आएगा, यहाँ पे भी 1/2 ओम, और सिमिलरली यहाँ पे भी आ जाएगा क्योंकि 6 2 था, तो ये भी 1/2 ओम। यानी कि पूरे के पूरे सर्किट में ये 0 है, यहाँ पूरे के पूरे सर्किट में जो हमारा रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल कांस्टेंट है। क्लियर, ठीक है। ये हमें बताता भी, जैसे मैंने ऐसे नहीं लिखा है कि ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट तो मैं दिखा भी दिया कि कैसे होता है, ठीक है कांस्टेंट। इसका तुम ग्राफ बना सकते हो कभी टेस्ट वगैरह में, सही है, इससे इम्पैक्ट पड़ता है बढ़िया कि तुम्हें आता है अच्छे से। इसके अलावा देखो और 2 छोटी छोटी चीजें और देख लो। एक क्या होता है, एक होता है ओमिक डिवाइसेस, ओमिक डिवाइसेस, ठीक है, और एक होता है नॉन ओमिक डिवाइसेस। मान लो कभी बोर्ड में आ ही गया ना ओमिक डिवाइसेस, तो मतलब ठीक ठाक नंबर मिल ही जाएंगे। अगर तुम्हें 5 नंबर का भी आ गया तो ये पूरा लिख दोगे ना, अगर पूरे 5 नंबर, ये न्यूमेरिकल वगैरह, न्यूमेरिकल चाहे मत करके फॉर्मूला और ये भी दिखा दोगे तो काफ़ी है। ओमिक डिवाइसेस कौन से होते हैं, वो डिवाइस जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं या फिर फॉलो करते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं दे ओबेज ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ के हिसाब से चलते हैं वो होते हैं ओमिक डिवाइसेस, दे ओबे ओम्स लॉ। और एग्जांपल्स के लिए मेटल्स, जितने भी हमारे कंडक्टर्स आते हैं वो सारे ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। दूसरा जो ओबे नहीं करते नॉन ओमिक, दे डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, एग्जाम्पल के लिए क्या, अब तुम बोलो एक कंडक्टर हमने डाल दिया, इसमें जो था मेटल्स हैं सारे के सारे कंडक्ट करते हैं, तो जो नहीं करते होंगे उसमें क्या करेंगे, नॉन मेटल्स डाल देंगे। अब नॉन मेटल्स तो देखो बेसिकली ऐसी बात है, नॉन मेटल्स तो कंडक्ट करते ही नहीं है, एक आध को छोड़ के, ग्रेफाइट को छोड़ के, तो कंडक्ट ही नहीं करते, उनको तुम डाल नहीं सकते क्योंकि फॉलो कर रहे, जब किसी पे इलेक्ट्रिसिटी चलेगी नहीं, मान लो इस पर अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बोलूँ, मैं वो लिख रहा हूँ क्या बोलते हैं नॉन मेटल, जब इलेक्ट्रिसिटी उन पर चल ही नहीं सकती तो हमें पता कैसे चलेगा वो करेंगे कि नहीं करेंगे फॉलो, इसलिए वो नहीं है, वो होता है यहाँ। इसका एग्जाम्पल है हमारा सेमीकंडक्टर जैसे तुम्हारा टीवी, फोन, गैलियम हो गया, गैलियम भी एक कंडक्टर एलिमेंट है जो थोड़ा बहुत करता है। सेमीकंडक्टर मतलब जो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं, अगर वो थोड़ा बहुत कर पाते हैं तो इससे हमें पता तो चलेगा कि वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इन दोनों इक्वेशंस को, ठीक है, इन सबको जितने भी इक्वेशंस हैं यहाँ पे। और जो इंसुलेटर हैं जो बिल्कुल नहीं करते, जो नॉन मेटल्स हैं, उसको हम लिखेंगे ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि वो जब उनके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं चलेगी तो हमें पता नहीं चलेगा कि वो करते हैं फॉलो कि नहीं करते हैं, ठीक है। ये था तुम्हारा पूरा का पूरा ओम्स लॉ, ये भी लिख देना तो और अच्छे इंपैक्ट पड़ेगा क्वेश्चंस में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।